विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी को भी देख लेंगे 11th क्लास की, जिसमें एक दो पेज दे रखा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इतना लेवल से बता दूंगा कि मेरे हिसाब से इसमें से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैं देखो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। कैसे देखिए, हम सबसे पहले ये देखें कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। सबसे पहले नामकरण की बात करते हैं। अगर हम नामकरण की बात करें तो इतिहास के थ्रू तीन कालों में बांट होंगे। एक एनिसेंट हो गया प्राचीन काल, एक हो गया मध्यकाल मिडाइवल, इसके अलावा एक हो गया मॉडर्न आधुनिक काल। यानी तीनों कालों में भारत का नाम क्या पड़ा था। तो हम सबसे पहले प्राचीन काल की बात करें। प्राचीन काल में भारत का नाम भरत, भरत नाम का एक जन था। ध्यान रखना, भरत नाम का एक जन था। आपको पता है जन क्या होता है? आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि बहुत सारे कबीले मिलकर जन सुरक्षा की दृष्टि से समूह में मिल जाते हैं, जिसको जन कहा जाता है। और ये जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जन और बहुत सारे जनपद मिलकर आपस में, तो फिर महाजनपद का निर्माण होता है। आपको पता है अंगुत्तर निकाय के अनुसार या भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद होते हैं। तो उनके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे, तो ये ध्यान रखना आप। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इस समय भरत नाम का एक जन था, तो उसके अनुसार इसका नाम क्या था? ध्यान रखना, भरत, भारत नाम पड़ा था इसी के नाम पर। इसको पुराणों में भी भारत नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, आर्यवर्त कहा जाता था इसे पुराणों में, आर्यवर्त। इसके अलावा हम बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो भारत को बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप विशेष तौर पर। अब आगे की बात करें मध्यकाल में। देखो मध्यकाल की बात करें तो अरबी और फारसी, अरबी और फारसी, ये लोग सह को है बोलते थे। ध्यान रखना, सह को क्या बोलते थे? है। जैसे हमारे यहां पर एक नदी है सिंधु नदी, जो मानसरोवर से निकलती है। इस सिंधु नदी को ये लोग है ना, इस सह की को है बोलते, तो ये नदी क्या हो जाती थी? हिंदू। और सिंधु के आसपास के निवास करने वाले लोगों की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो अरबी और फारसी लोग इसको क्या कहते थे? हिंदुस्तान। फिर हम बात करते हैं रोम। देखो रोम है ना, रोम के निवासी, रोम यानी इटली की राजधानी वर्तमान में रोम। रोम सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे, जबकि यूनानी इसको इंडोस कहते थे। इसी के कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा था। ध्यान रखना, इनकी वजह से, ये भी याद रखना। ये सारी की सारी बातें हम किस काल की कर रहे हैं? मध्यकाल की। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल तो भारतीय संविधान के अनुसार ही हम बात करेंगे। देखो भारतीय संविधान में भारत राज्यों का एक संघ है, आपको पता है भाग 1 है, इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। तो उसमें क्या रखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत में, भारत का नाम भारत और एक इंडिया, दो नाम है हमारे संविधान में। ध्यान रखना, संविधान के तहत भारत की दो नाम है, एक भारत और एक इंडिया। ये नामकरण को लेकर हो गया था मोटी मोटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ चीजें ये पता ही नहीं होती है कि नामकरण किस प्रकार से भारत का नामकरण होता, तो ये ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं थोड़ी सी। देखो अगली बात करते हैं। अगली हम बात करें भारत की, कि भारत की दुनिया में किस प्रकार की स्थिति है भारत की दुनिया में, कौन कौन से। तो हम देखो भारत की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। इससे बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, तो हम उसकी बात करें तो मैं आपको क्रम से बता देता हूं। सबसे बड़ा रूस है, रूस के बाद में कनाडा आता है, कनाडा के बाद में चीन, चीन के बाद में अमेरिका यूएसए, उसके बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश हैं। रूस आपको पता है विश्व सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का ही है, 1,44,45,200 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद में अपना भारत आता है, ध्यान रखना। और भारत के बाद अगर आपको देश याद रखना 8वें नंबर, तो अर्जेंटीना आता है, याद रखना। ये भी, ये भारत 7वें नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद में दूसरे स्थान पर ही है, ये भी याद रखना। तो भारत का क्षेत्रफल याद करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना, जो संपूर्ण पृथ्वी का 2.41% है। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से भारत की दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो इसको विशेष तौर पर, इन देशों को विशेष तौर पर याद रख लेना आप, ध्यान रखना। ये अगली नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत देखो हम बात करें भारत
बर्थ यूके यानी अमेरिका से। अमेरिका से बात करें तो अमेरिका भारत से बहुत बड़ा है, यूके भारत से लगभग 12 गुना छोटा है। याद रखना ये भी, यूके भारत से कितने गुना है, 12 गुना। इसके अलावा जापान 8 गुना है, 1/3 से भी ज्यादा कनाडा भारत से बड़ा है, क्योंकि कनाडा भी बहुत बड़ा है क्षेत्रफल है कनाडा का भी। तो विशेष तौर पर इनको भी थोड़ा आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं भारत की अक्षांश और देशांतरी स्थिति के बारे में। देखो भारत की अक्षांश और देशांतरी स्थिति के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, अक्षांश इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है, एक होता है देशांतर जिसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश क्या होता है, देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। नॉर्मली ऐसे ध्यान रख लेना, वैसे इसके बारे में मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करवा दूंगा। तो अभी के लिए तो आप इतना ही जान लेना कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये 90 उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फीयर में होती है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो टोटल कितने हो गए, 180। याद रखना अक्षांश रेखाएं होती है ना, वो 179 ही होती है, ध्यान रखना। 0 डिग्री को भी अक्षांश रेखा है, ध्यान रखना। इसके अलावा 90 ये 181 हो जाते हैं कुल, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके आधार पर हम भारत की अक्षांश स्थिति देखेंगे। तो भारत की अक्षांश स्थिति देखो 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं सीधा सा बता दूं, भारत है ना अक्षांश की दृष्टि से भारत है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये ध्यान रखना। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें, देखो अब बात करते हैं देशांतरिक दृष्टि। देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति कैसी है, ये उत्तर से दक्षिण की खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो देशांतर की दृष्टि से भारत है ना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे भारत की अक्षांश और देशांतरी स्थिति के बारे में। देखो हाथ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भारत का मानचित्र बनाने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो इसे। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, बस ये अपना भारत हो गया है। तो देखो हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की बात। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भारत, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति यहां पर है इस प्रकार से। तो ये याद रखना, भारत अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो ध्यान रखना, तो भारत की स्थिति क्या होगी विश्व में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये याद रखना आपको। भारत कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर। अब हम बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। देखो भारत का अक्षांशीय स्थिति, मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें तो यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का उत्तरी अक्षांश। देखो यहां उत्तरी अक्षांश क्यों, मैंने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में होने के बावजूद ही उत्तर में, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सीखना है आपको यहां से। क्योंकि उत्तरी, यहां देखो ये हो गई विश्व रेखा हो गई। अब भारत यहां पर है उत्तर में, तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये भी उत्तरी कहलाएगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और यहां पर कितने हो गए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये होगी अक्षांशीय स्थिति। देशांतरी स्थिति की बात करें तो यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का, ध्यान रखना देशांतरी विस्तार है ये, पूर्वी देशांतर। तो ये भारत की अक्षांश व देशांतरी स्थिति हो गई थी, ध्यान रखना। इनकी हम बात करें
तो टोटल लगभग 30 अक्षांश होते हैं। मैं टाइम जोन निकालना आपके बताऊंगा कि इस प्रकार से टाइम को निकाला जाता है, तो उस समय मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बता देता हूं। अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, यहाँ पर भारत का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी देशांतरी है, जो सबसे लास्ट में पिगमेलियन पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में ये अंडमान निकोबार वाला ये है जो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। आपको पता है 26 दिसंबर 2004 को यहां पर सुनामी आने की वजह से, कौन सी, द बॉक्सिंग डे, सुनामी का नाम याद रखना, बॉक्सिंग डे नाम की सुनामी नाम दिया गया था, उसकी वजह से ये क्या हो गया, जलमग्न हो गया है। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर जो भारत का सबसे दक्षिण में वैसे कन्याकुमारी है, वैसे ये इंदिरा पॉइंट था, सबसे उत्तर में इंदिरा कोल है, ये ध्यान रखना। और आपको मैं ये भी बता देता हूं इनका नामकरण कब हुआ था। आपको शायद इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में, वो शहीद होने के बाद में क्या हुआ था, भारत के 4 मेजर सबसे बड़े 4 क्षेत्रों के नाम दिए, जिसमें एक तो इंदिरा कोल हो गया, एक इंदिरा पॉइंट हो गया, आपको पता है एक यहाँ पर एक नहर है, हरी के बैराज से आती है, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका भी नाम परिवर्तन कर दिया था, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया था। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था दिल्ली का, उसका नाम भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम कर दिया था। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये 4 नाम किए थे, तो इस आधार पर अब हम बात करें पश्चिमी दिशा में सबसे लास्ट में कौन है, तो यहां पर जो पश्चिम में सबसे लास्ट में है उसका नाम है गुहार मोती, जो गुजरात में है पश्चिम दिशा में। जबकि सबसे पूर्व में किबिथु, ये याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ वालंगू डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये आपको भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर ही कुछ बातें कर लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की। देखो, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और पूर्व से पश्चिम की भारत की 2933 किलोमीटर लंबाई है, ये ध्यान रखना। अब हम भारत की सीमाओं की बात कर लेते हैं। देखो, सीमा रेखा, सीमा की भारत की सीमा को 2 भागों में बांट कर सकते हैं, एक तो स्थलीय सीमा हो गई, एक हो गई जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा भारत की 15,200, कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। जबकि जलीय सीमा भारत की मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन आप उसको साथ में ना अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, इन सभी को अगर हम इसमें काउंट कर लें, समझना इसको, तो भारत की 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ये भारत की जलीय सीमा है। जो भारत में कितने, यहाँ पर 5 इस तरफ राज्य, तटीय राज्य 4 इस तरफ राज्य। कौन कौन से, मैं साथ ही में बता देता हूं। यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद में यहाँ आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ आ जाएगा गोवा, यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक, यहाँ आ जाएगा केरल। 5 राज्य हो गए ये, यहाँ पर ध्यान रखना गुजरात है। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। ये 9 राज्य भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, जो लगभग 6100 किलोमीटर है। इसके अलावा 15 राज्य हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। उनमें से आपको पता है गुजरात हो गया, ये भी बनाता है स्थलीय सीमा। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर पंजाब हो गया, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 14 हो गए, क्योंकि लेह और लद्दाख, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, जिसका क्षेत्रफल आपको पता है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। ये वाला क्षेत्र जो आपको पता है पीओके ने, एक्साइज चीन ने इसको ले रखा है। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके अलावा उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा यूपी, यहाँ आ जाएगा बिहार। इसके अलावा यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम से आपको पता है पश्चिम बंगाल की 2 जिले लगते हैं, एक का नाम है दार्जिलिंग और एक जलपाईगुड़ी, ये भी इसी के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है असम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा म्यांमार, और म्यांमार से बाउंड्री बनाने वाले नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गए, ये सारे के सारे। इसके अलावा त्रिपुरा हो गया, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ये सारे के सारे इसकी सीमा रेखा हो गई। अब हम यहाँ विशेष तौर पर इसकी बात करें तो देखो, हम एक तो कर्क रेखा की बात करते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक तो दक्षिण में, जहां पर इस वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंध होगा, और ये उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा।
तो भारत की जलवायु को भी इसे बांटा जा सकता है। तो देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करें गुजरात, उसके अलावा राजस्थान। राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है कौन कौन से, एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर हो जाएगा। उसके बाद में एमपी हो जाएगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, इसके अलावा मिजोरम हो जाएगा। ये 8 राज्य हो गए। विशेष तौर पर ध्यान रखना 8 के 8 राज्य ये कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। इसके अलावा भारत की एक, आपको पता है एक टाइम जोन है 82.5 डिग्री रेखा, ये जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। आपको मैं बता देता हूं, जो ये 82.5 डिग्री रेखा है, ये भारत का मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना, एक तो यूपी है, इसके अलावा एक झारखंड है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखना यूपी हो जाएगा, विशेष तौर पर ध्यान रखना यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से ये गुजरती है, ध्यान रखना विशेष तौर पर आप। तो ये, इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के साथ किसके साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, किसके साथ सबसे कम लगती है, तो मैं इनके बारे में बता देता हूं आपको। तो याद रखना भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है ना, वो याद रखना बांग्लादेश के। कई बार आपको बहुत सारे एग्जामों में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में किसके साथ लगती है हमारे साथ? बात की चीन के साथ लगती है। चीन के साथ याद रखना 3438 किलोमीटर लगती है। उसके अलावा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ याद रखना आपको 3323 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में हम बात करें तो पाकिस्तान के बाद में नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के लगभग लगती है, नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगती है। इसके अलावा भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगती है। सबसे कम लगती है वो है अफगानिस्तान के साथ, ध्यान रखना अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। आपको पता है डुरंड रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। भारत और चीन की सीमा के बीच में मैकमोहन रेखा होती है, और भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच को जिसको 0 पॉइंट कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1971 में किया गया था। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इनमें से अगर आपको है ना सारी की सारी बातों को ना विशेष तौर पर ध्यान रखना, और ये भी याद रखना कि जो अपने जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सबसे नजदीकी शहर है, राजधानी है, उसका नाम ध्यान रखना वो रांची है। सबसे दूर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये भी याद रखना। जबकि हमारे राजस्थान में कौन सी है? जयपुर। 2 नंबर पर कौन सी आ जाएगी? याद रखना भोपाल, ये आ जाएगी। ये आपको विशेष तौर पर इनके बारे में मैंने आज बता दिए। देखो अब हम बात करते हैं मानक समय की। मैं बात बता दी, तो मानक समय के अलावा भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। और इस तरह के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो इससे सीमा रेखा से कौन कौन सी विवाद है, किसके साथ कौन सी घटना घटित हुई है, उन सारे के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जय हिंद।